हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 17, 18 और 19 ऑफ दिसंबर को क्या क्या हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं विद 17 ऑफ दिसंबर। आई होप आपको आवाज एकदम क्लियरली आ रही होगी एंड स्क्रीन भी मस्त तरीके से दिख रही है। सो या स्टार्टिंग विथ 17 ऑफ दिसंबर, सबसे पहली खबर है मोदी टेक्स अप रीजनल सिक्योरिटी विथ जिस्तान नायके वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग कराते हैं। सो बेसिकली ही इज द श्रीलंकन प्रेसिडेंट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि वी आर इन इंडियन ओशन रीजन, तो रीजनल सिक्योरिटी मतलब हम इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बातचीत शुरू की है श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ। उनके इलेक्शन के बाद ये उनका फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है अब्रॉड, एंड किसी भी इलेक्शन के बाद उस कंट्री के लीडर किस कंट्री को विजिट करते हैं, फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल विजिट जो भी उनकी होती है, दैट सेज अ लॉट अबाउट उस कंट्री के रिलेशंस किस तरीके के हैं विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, सो दिस इज आफ्टर हिज इलेक्शन, दिस इज हिज फर्स्ट स्टेट विजिट एंड इट सेज अ लॉट कि फॉर द फर्स्ट स्टेट विजिट ही हैज कम टू इंडिया। सो श्रीलंकन प्रेसिडेंट मिस्टर अरुण कुमार दिस्सानके said here on Monday that he would not allow his country's territory to be used against India। उनका ये कहना है कि अपनी कंट्री को वो इंडिया के अगेंस्ट किसी भी और कंट्री को, कोट एंड कोट हमारे नेबर जिनका नाम सी से चालू होता है, यूज नहीं करने देंगे। उनका ये कहना था, आई एश्योर्ड द इंडियन लीडर विथ दैट श्रीलंका विल नॉट परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड इन एनी मैनर इन inimical to the security of India as well as towards regional stability। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि मेरी कंट्री की टेरिटरी, अपनी जमीन को, अपनी सरजमीन को किसी भी तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में यूज नहीं होने दूंगा बाय एनी कंट्री। इंडिया ने ऑन द अदर हैंड प्रॉमिस किया है कि promised the president who is on his maiden मतलब फर्स्ट विजिट टू न्यू दिल्ली आफ्टर स्वीपिंग प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उनको प्रॉमिस किया है कि हम अपने ग्रांट्स, जो असिस्टेंस हम एड्स के फॉर्म में ग्रांट, बेसिकली पैसे जो हम श्रीलंका को देते हैं, दैट वील कंटिन्यू डूइंग एंड हम हेल्प भी करेंगे श्रीलंका को टू टाइड ओवर इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसको सॉल्व करने में और उसको बेसिकली कंट्री को इकोनॉमिकली सही पोजीशन पे लाने में वील कंटिन्यू हेल्पिंग श्रीलंका। दोनों ही लीडर्स जब मिले उन्होंने डिस्कस किए बहुत सारे इश्यूज। सबसे बड़ा जो इशू था वो रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था। इसके अलावा हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की भी बात की। इसके अलावा हमने कनेक्टिविटी और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन किया है। प्लस जो फिशरमैन राइट्स हैं, क्योंकि हमारा कॉमन ओशन रीजन होता है, हमारे फिशरमैन भी वहां पे मछली पकड़ते हैं, उनके भी पकड़ते हैं, तो फिशरमैन के जो राइट्स हैं कि कौन किस जगह पकड़ेगा, किस तरीके से डिवाइड होने वाला, ऑल दोस थिंग्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ। एंड तमिल इशू के ऊपर भी डिस्कशन हुए हैं काफी सारे। इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है कि वो हम कन्वर्ट करने वाले हैं बेसिकली लोन्स गिवन टू श्रीलंका इनटू ग्रांट्स फॉर रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम। लोन्स और ग्रांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लोन अगर अपन देते हैं तो दैट हैज टू बी रिटर्न। आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपको वापस करना होता है अल्टीमेटली उसको। लेकिन अगर आपको ग्रांट दिया गया है तो ग्रांट देने का मतलब होता है इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेल्प। मैं तुमको बोलूँ कि चल यार रख ले, इट्स अ ग्रांट, कोई बात नहीं, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रांट ना हेल्प करने के लिए करते हैं, लोन उधार है, बाद में चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी करके। ठीक है, तो इंडिया ने बोला है कि वहां का रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप कराने के लिए हम जो हमने लोन्स दे रखे हैं ना, उनको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्रांट्स। ओके, बेसिकली रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और $20.66 मिलियन का ग्रांट और भी एक्सटेंड किया है सेटल करने के लिए पेमेंट फॉर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर लोन के तौर पे दे रहे थे उसको भी कन्वर्ट करके हमने ग्रांट बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हुई थी सेंसिटिव इंटरेस्ट की, जिसमें अगेन मिस्टर मिस्ट्री जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना था कि हमने हाईलाइट किया द रोल दैट इंडिया कुड प्ले इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम रिसर्च। इन इश्यूज में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि इसके बीच में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया प्ले कर सकता है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो दैट इशू we pointed to the importance and sensitivity of our security interest in this area। ठीक है, अच्छा, the statements however did not indicate any progress on discussing the issues
surrounding projects by Adani Group that are under review in Sri Lanka and have faced further pushback after indictments by the US. ठीक है. नेक्स्ट खबर पे हम आए तो यहाँ पे वेरी 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 फेमस तबला प्लेयर. ऐसा हो नहीं सकता कि बचपन से अगर आपने जरा भी न्यूज देखी है, अगर आपने सुना है, तो आपने जाकिर हुसैन का नाम नहीं सुना. इट्स इम्पॉसिबल. Anyone in this entire world, especially in India, hasn't heard the name of the famous tabla player Zakir Hussain, who has recently passed away at the age of 73 in USA. USA में ही रहते थे वो पिछले कई सालों से, वहाँ पर ही he has passed away. So a very 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 sad state of affairs for the entire music community, not just India. We have lost, definitely lost a gem, a legend. And तबला इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री में तो इट्स सच अ बिग लॉस कि इसको कभी हम वी कैन नेवर लिव इट डाउन और रिकवर फ्रॉम इट. सो द तबला फेल साइलेंट एज उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बोला जाता है, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कल्चरल एम्बेसडर्स, पास्ड अवे ऑन मंडे आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस इन सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल इन द यूएसए. हेलो, प्लीज गिव मी अ सेकेंड. ये थोड़ा हैंग हो गया है. आई वोंट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बट इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करती हूँ एंड देन वील रिज्यूम अगेन. गिव मी 2-3 मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट्स. ठीक है.
हेलो। या सॉरी गाइस, ये टैब का थोड़ा इशू हो गया था, इट गॉट स्टक। होपफुली इट्स बेटर नाउ, वायर वगैरह चेंज किया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन रादर, one of India's greatest cultural ambassadors, passed away on Monday in San Francisco. The genteel virtuoso उनको बोला जाता है, who does transform the modest instrument into a robust voice for universal peace and humanity. हुसैन वॉज नोन फॉर द इनक्रेडिबल स्पीड, एंड दूसरी चीज जो इनको बोला जाता है डेक्स्ट्रिसिटी, ही इज फेमस फॉर, एंड क्रिएटिविटी, मेस्मराइजिंग ऑडियंस अक्रॉस। सिर्फ एक तबला से ही यूज टू मेस्मराइज द इंटायर ऑडियंस, मतलब आप नजरें नहीं हटा पाते थे उनके ऊपर से व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। ही वाज सच अ ह्यूज मतलब नॉट अ म्यूजिशियन, वी शुड रादर कॉल हिम अ मैजिशियन। as the son, he was उनके पापा भी, he was an ustad, as the son of table of tabla maestro ustad Allah Rakha. Hussain had a natural affinity towards the thumb ritual in his Mahim home in Mumbai. Hussain embodied India's syncretic soul, इसको बोला जाता है. He has an unparalleled legacy. When he passed away, even the Prime Minister tweeted about the loss India has faced, but and of course, he was given the Padma Vibhushan. He is survived by his wife and Kathak exponent, his wife Antonia Minecola, and daughters अनीसा एंड इजाबेला कुरेशी. ठीक है, सो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस माइस्ट्रो या तबला प्लेयर या म्यूजिक माइस्ट्रो who was a recipient of Padma Vibhushan passed away at the age of 73. So you will be able to answer Ustad Zakir Hussain. Coming on to the next important news, Bangladesh freedom fighters recall the 1971 liberation war. तो 53rd विजय दिवस जो मनाया गया है, सेलिब्रेशंस फोर्ट विलियम में हुए थे, कोलकाता के, जो हेडक्वार्टर्स था ईस्टर्न कमांड का. यहाँ पे जो 9 मेंबर डेलीगेशन आया था बांग्लादेश से, इनको दे वर प्रेजेंट एट द फंक्शन. इवन बिटवीन द जो भी टेंशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसके चलते भी, सिंस दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ लिबरेशन वॉर, जैसे हमारी आज़ादी का दिवस होता है, उसी तरीके से 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से. पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1971 लिबरेशन वॉर के बाद, जिसमें इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पे बांग्लादेश की हेल्प की थी. मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया हेल्प नहीं करता तो बांग्लादेश शायद आज तक लिबरेट हो ही नहीं पाता. तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ी बांग्लादेश की हेल्प की थी और लिबरेशन मिला था बांग्लादेश को 1971 में. ठीक है, सो बांग्लादेश डेलीगेशन जो हुआ था, जो आए थे, दे कंप्राइज्ड 8 मुक्ति जोधास एंड 1 सर्विंग ब्रिगेडियर जनरल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, जनरल ऑफिसर, एंड ऐसे करके 8 लोग आए थे. मेंबर्स ऑफ बांग्लादेश डेलीगेशन, उन्होंने रिकाउंट किया अपनी जो उनकी मेमोरीज थी ऑफ देयर बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन बोला जाता है 1971 में, और इंडियन आर्मी का कितना बड़ा इस चीज में रोल रहा था. इस चीज को उनका ये कहना था, द मुक्ति जोधा रिकाउंटेड हाउ इंदिरा गांधी स्टूड बिसाइड अस एंड हाउ इंडिया स्टूड बिसाइड अस, मतलब बेसिकली हमारे साथ खड़े रहे. दे गिव अस ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट की जब जरूरत थी, ट्रेनिंग जब खाने की जरूरत थी, तो वी गेव देम फूड, एवरीथिंग वी गेव देम. दैट्स हाउ आवर रिलेशंस वर फाउंडेड एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग. तो बेसिकली एक इस तरीके का मैसेज पास हुआ है कि इवन दो फॉर द टाइम बीइंग इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस हो सकता है दे आर सावर या खराब चल रहे हो, बट in general, in the wide scheme of things, our ties go way deeper than a political party or a political scenario. That's the message that is being passed on to the world. Next, Andhra Pradesh government approves works worth 24,276 crore in Amravati. तो जो नया कैपिटल डेवलप हो रहा है, कैपिटल रीजन, द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी APC RDA, इनकी मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन है वहीं के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू मंडे को, और उन्होंने बेसिकली अप्रूव किया है एक लेजिस्लेटिव असेंबली हाईकोर्ट की बिल्डिंग्स, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल ही रीबिल्ड हो रहा है. अभी पिछले 10 सालों से आंध्र प्रदेश का कैपिटल और तेलंगाना का कॉमन कैपिटल था हैदराबाद. इस साल से 2024 से अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद नहीं है. आंध्र प्रदेश खुद का अपना कैपिटल डेवलप कर रहा है बिकॉज द अग्रीमेंट हैज कम टू एन एंड.
तो खुद का कैपिटल डेवलप करने के लिए वहां कुछ भी नहीं है, ना वहां विधानसभा है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली, ना हाईकोर्ट, कुछ भी नहीं है, तो एवरीथिंग हैज टू बी अप्रूव्ड। तो उसके लिए 24,000 समथिंग करोड़ का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का अप्रूवल दिया है। जो असेंबली और हाईकोर्ट बिल्डिंग्स हैं, दे हैव बीन प्लान्ड ऑन 103 एकर्स एंड 42 एकर्स इन अमरावती। अमरावती वो शहर है जहां नया, जिसको नया कैपिटल के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डिसीजन के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जो हैं पी नारायणन, उनका ये कहना था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है वो कुछ 250 मीटर्स हाई होगी, हाई टावर होगा, और 11.22 लाख स्क्वायर फीट पे बिल्ड होने वाला है। लोग जो रहेंगे उनको अलाउ किया जाएगा टू क्लाइम द टावर एंड एंजॉय द व्यू ऑफ कैपिटल सिटी व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। तो जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो लोगों को मतलब इट विल बी काइंड ऑफ लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट, तो वहां से चढ़ के द इंटायर सिटी व्यू वुड बी अवेलेबल, सो पीपल वुड बी अलाउड टू डू दैट। या सो दैट्स मोस्टली इट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का रिप्लाई मांगा है ऑन केमिकल कैस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ही गवर्नमेंट का रिप्लाई मांगा है टू पब्लिक। एक पीआईएल फाइल हुई है, एक ऐसा लॉ सीक करते हुए पीआईएल फाइल हुई है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनका केमिकल कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए। केमिकल कैस्ट्रेशन बेसिकली ये होता है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको इस तरीके की दवाइयां दी जाएंगी, दे विल बी एडमिनिस्टर्ड सच मेडिसिन एंड केमिकल्स जिसके वजह से दे वोंट बी एबल टू सेक्सुअली परफॉर्म एनी मोर ever in their entire life. So that is chemical castration. कुछ एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज होती है जहां पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, अदरवाइज दिस इज अ ह्यूज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, किसी को भी जो दिया जा सकता है। इसी को इंडिया में लागू करने के लिए बोला जा रहा है पीआईएल में कि एक नया लॉ लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से इसके ऊपर रिप्लाई मांगा है। अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत डायरेक्टेड द पिटिशन फाइल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेड बाय, वहां एक सीनियर एडवोकेट है महालक्ष्मी पावनी, टू बी सर्व्ड ऑन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी, जो फिर फाइनली गवर्नमेंट का रिप्लाई लेकर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बीजेपी डिमांड्स रिटर्न ऑफ जवाहरलाल नेहरूज लेटर्स। तो कुछ 50s में लेटर्स हैं, 51 कार्टन्स भर के लेटर्स हैं इनफैक्ट, जब जवाहरलाल नेहरू ने इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सन्स को लिखे हुए थे जो कि पहले म्यूजियम में थे, लेकिन 2008 में इसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से निकलवा कर जो सोनिया गांधी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उनके घर में रेसिडेंस में रखवा दिया गया। तो बीजेपी डिमांड कर रही है कि भाई ये हिस्टोरिकल लेटर्स हैं एंड दीज आर इम्पोर्टेंस, दीज होल्ड इम्पोर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, एंड मतलब ये आपको पर्सनल आपके बिलोंगिंग्स नहीं है, दीज बिलोंग टू द कंट्री, सो दे शुड बी रिटर्न। तो दीज आर बेसिकली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उन्होंने सवाल उठाया ऑन दिस डिसीजन टू सेंड इंपॉर्टेंट लेटर्स कंटेनिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस विथ लेडी माउंटबैटन, बाबू जगजीवन राम, सॉरी, जयप्रकाश नारायण, सोनिया गांधी रेसिडेंट्स, ये सारे के सारे जो सोनिया गांधी के रेसिडेंस पे भेजे गए हैं इनको वापस रिकॉल कर किए जाएं। और ये बोला गया कि ये सिर्फ लेटर्स नहीं है, दीज आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। उनका ये भी कहना था कि द नेशन हैड द राइट टू नो द कंटेंट ऑफ दीज डिस्कशंस। ये जो पर्सनल लेटर्स के फॉर्म में आए गए हैं, इनके बीच में क्या कंटेंट डिस्कस हुआ था, पूरे कंट्री के लोगों का अधिकार है इसको जानने का। सो बेसिकली ही हैज रिकॉल्ड the letters back from Sonia Gandhi's home या residence. Coming on to the next important news. सो यूएस का जो केस, यूएस में जो इंडिक्टमेंट फाइल हुआ था अगेंस्ट अदानी, ऑल्दो इट इज स्ट्रॉन्ग, बट एक्स्ट्राडिशन की अदानी को यहाँ से निकाल के यूएस लेके जाया जाए, दिस इज वेरी अनलाइकली। यूएस का जो फ्रॉड केस है अगेंस्ट इंडियन बिलियनर गौतम अडानी इज backed by, मतलब सपोर्टेड बाय अच्छे खासे ठोस डॉक्यूमेंट्स दैट विल हेल्प प्रोसिक्यूटर्स मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। बट बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि जो बिजनेस टाइकून है इनको एक्स्ट्राडाइट, मतलब कंट्री से निकाल कर और ट्रायल के लिए यूएस भेजा जाए। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं ब्रुकलिन में, उनका लास्ट मंथ उन्होंने अनसील किया था एक इंडिक्टमेंट अक्यूजिंग अडानी ऑफ ब्राइबिंग इंडियन ऑफिशियल्स टू कन्विंस देम टू बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। इसके ऊपर अगर आप पूरा डिस्कशन जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल, देन यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज यस एकेडमी फॉर लॉ। वहां पे बाकायदा एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है।
नेक्स्ट MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एक होता है जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे को देती हैं, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के ऊपर हम कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाते हैं वो ना के बराबर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ये स्विट्जरलैंड ने इंडिया को स्टेटस दे रखा था जिसको उन्होंने रिवोक कर लिया है। बट इसमें इंडिया के टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया और यूरोप के बीच में जो चल रहा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। तो जो स्विट्जरलैंड ने डिसीजन लिया है टू सस्पेंड द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट फॉर इंडिया अंडर 2 कंट्रीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTA जनवरी 1 से, ये बेसिकली बोला जा रहा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नेशन एंड इंडिया, इनके बीच के रिलेशनशिप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। उनका ये कहना है, जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनका कहना है, सो फार एज द डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट दैट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बट फ्रॉम द EFTA perspective it is not going to have any impact on whatever commitments have been undertaken in the EFTA। इंडिया का जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है TEPA जिसको बोला जा रहा है, जो साइन किया था हमने 4 नेशन EFTA के साथ, जिसमें 4 में से एक स्विट्जरलैंड भी है, ये एक बहुत ही अलग तरीके का अग्रीमेंट है जिसमें 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया है कंपनीज ने, जो वो कंपनीज बेसिकली 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनटू कंट्रीज, सॉरी इनटू इंडिया करने वाली है अगले 15 साल तक, विच इज ह्यूज। मतलब बहुत सारा हमारा डेवलपमेंट इस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा टेंशन हमको यही हुई थी कि भाई ये जो स्विट्जरलैंड ने MFN स्टेटस हमारा निक्स किया है, क्या इसके चलते अब हमारा EFTA भी अफेक्ट होने वाला है, बट स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। अच्छा, बहुत ही जल्द एयर इंडिया रिवैम्प करने वाला है वापस से अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जनवरी 1 से। Next, Bangladesh elections likely to be between late 2025 and early 2026, ऐसा मोहम्मद यूनुस का कहना है, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो वर्ल्ड न्यूज़ ही है, रिलेटेड टू वर्ल्ड न्यूज़। फ्रांस रशेस एड टू मायट आफ्टर साइक्लोन। तो मायट इज बेसिकली अच्छा, anyone who has heard about Mayot? MAYOTTE? Any idea what Mayot is? क्या एनी आइडिया? मायट कभी किसी ने एज अ कंट्री सुना है, एज एन आइलैंड सुना है, कभी भी सुना है? मायट, मायोटे, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज। सो बेसिकली आपने कभी अगर सुना हो या मेरा ही कभी वीडियो देखा हो, पहले आप डिस्कस करते हुए आए हो, तो आपको पता होगा मायट जो है या मायोटे जो है, इट्स अ डिपार्टमेंट या रीजन ऑफ फ्रांस बिलोंगिंग टू फ्रांस। इट्स सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंच कॉलोनी ओनली, जो पहले फ्रेंच कॉलोनीज बोली जाती थी, अब वो वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया है जिसके वजह से इट वॉज हिट सिवियरली। बहुत जो सर्वाइवर्स बचे हैं वो सड़कों पे घूमते हुए पाए गए थे, दे हैड नो आइडिया हाउ टू डील विद इट। तो बहुत ही जल्दी फ्रांस ने मायट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एड भेजने का ट्राई किया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इस दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। फीफा बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं, तो रियल मैड्रिड के अटैकर विनिशियस जूनियर, he has won फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेरेमनी। जबकि बार्सिलोना की मिडफील्डर आई एटाना बोनमाटी, शी गॉट विमेंस प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम। तो दिस कुड बी आस्क्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट प्लेयर आपसे पूछा जा सकता है मेंस एंड विमेंस कैटेगरी में। देयर इज अ वेरी लो चांस कि आपसे कोच वगैरह पूछा जाए, मोस्टली बेस्ट मेंस प्लेयर एंड विमेंस प्लेयर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर।
सबसे पहले तो इंडिया और चाइना के टॉक्स काफी लंबे टाइम से चल रहे थे, तो यहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल उनके काउंटर पार्ट से मिले थे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली वांग यी, बीजिंग में मिले थे। एंड अभी तक जो समझ में आ रहा है, टॉक्स का कंक्लूजन हैज बिन पॉजिटिव। So India China positively affirmed the outcome of their disengagement agreement. Disengagement मतलब जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में, वहां पे जो इतने टाइम से टेंशन चल रहे हैं उसमें एक फॉर्मल अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें आर आर्मीज इज गोइंग टू डिसएंगेज विद ईच अदर. As National Security Advisor, Ajit Doval met with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on Wednesday for the first boundary talks between Special Representative. 2019 के बाद पहली बार हुआ है. This is a huge thing. During the talks, Mr. Doval and Mr. Wang said that it was important to draw from the lessons of 4-year long military stand up जो हमारे LAC पे चलता आ रहा है, 4 साल से इतना टेंशन जो चलते आ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम पीस और स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करें ऑन द बॉर्डर रीजन. ना सिर्फ इससे देश पूरा का पूरा अफेक्ट होता है, बल्कि बॉर्डर रीजन में जो टाउन्स, विलेजेस, सिटीज बसे हुए हैं, उनकी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है कि पीपल हैव लेफ्ट दोज टाउन्स एंड विलेजेस जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, क्योंकि पूरे टाइम लड़ाई चल रही होती है. दे हैव बीन कंप्लीटली वेकेटेड. दूसरी चीज उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि दे ऑल्सो डिस्कस्ड अदर दैट वर, जो पहले हमारे बातचीत चल रही थी, जो डीरेल हो गए थे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस जो हमारे बाउंड्री पे चल रहे थे, तो और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे टाइज बिल्डअप होने के चांसेस थे वो भी डीरेल हो गए थे. बट अब फाइनली बातचीत जो चल रही है उससे हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चलने वाले हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस, इंक्लूडिंग रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज. तो कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज पूरा का पूरा अब टिबेटियन रीजन में चला गया है, तो वो चाइनीज कंट्रोल में रहता है. तो हमारे जो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है वो, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. खासतौर पे चाइना से अगर कभी बहुत ही खराब रिलेशन चल रहे हैं तो वो कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाता है. स्टेटमेंट इशूड बाय चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेड Mr. Doval and Mr. Wong held substantive discussions during the special representative dialogues and reached a 6-point consensus. 6 पॉइंट के ऊपर उन्होंने अग्रीमेंट देव रीच्ड. अच्छा, अभी तक कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट की बातचीत नहीं हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अभी भी हम कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू ही जाएंगे, तो अभी देयर इज नो सच टॉक ऑफ एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट एज ऑफ नाउ. यहाँ पे काफी बड़ा विवाद हो गया है. दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दे फेल्ड टू फंक्शन ऑन वेंसडे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट उमड़ के बाहर आई जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ ऐसे बातचीत बोली और कुछ ऐसे डायलॉग बोले ऑन बी आर अम्बेडकर इन राज्यसभा एक दिन पहले जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुए थे उसमें, जिसमें अच्छा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन जो है वो सिलेक्टिवली उनके मिस्टर अमित शाह के डायलॉग्स में से जो भी उन्होंने बोला उसमें से सिलेक्टिव चीजें निकाल कर पब्लिक में बता रही है, पब्लिक को बेसिकली गुमराह कर रही है. ठीक है. टारगेटिंग द कांग्रेस, अपनी 90 मिनट की रिप्लाई जो डिबेट चल रही थी उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही जैसे कि कोटिंग है, ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, said it had become a fashion for the party to chant Dr. Ambedkar's name. It has become a fashion to say Ambedkar, 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 Ambedkar. If they had taken God's name so many times, they would have got a place in heaven. ऐसा उनका कहना था, जिसमें काफी सारे लोग people got offended, which was kind of obvious. Congress led the protest of the India bloc parties in the morning. तो सुबह सुबह ही प्रोटेस्ट आ गई. स्टैंडिंग बिटवीन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द ओल्ड वन. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो अपना इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर लेके देवर स्टैंडिंग ऑन द रोड की हाउ कैन उनका ये कहना था बीजेपी हमेशा कहती है कि दे वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट अंबेडकर जी, हिज आइडियोलॉजी, देयर एंटायर वर्क इज टू फिनिश अंबेडकर जी कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसा मिस गांधी का कहना था. तो मतलब ऑफकोर्स ऐसा कुछ भी चीज गलती से भी निकल जाए तो ऑपोजिशन तो छोड़ेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट, उत्तराखंड में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे. यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काफी टाइम से बातचीत चल रही थी उत्तराखंड में लागू हो सकता है, तो फाइनली ऑफिशियली बोला गया है कि जनवरी से वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका कहना है कि फाइनली जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने वाला है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कई बार जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर टैग लगाते हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए.
तो पहली बार गंगा नदी में एक ऑलमोस्ट ब्लाइंड डॉल्फिन रहती है, उसके एक हेल्दी मेल रिवर डॉल्फिन को पकड़ के उसको टैग किया गया है। अब वो बेसिकली वेटरिनरी केयर के अंडर इट हैज़ बिन रिलीज्ड। उसके फूड हैबिट्स, उसकी डॉल्फिन्स की फूड हैबिट्स, डॉल्फिन का हैबिटेट, उनका मूवमेंट ट्रैक करने के लिए एवरीथिंग, उनको बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके की जियो टैगिंग चलती है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी एक सर्वे वेसल या सर्वे शिप है आईएनएस, बट एक और सेकंड सर्वे शिप रिसेंटली रिलीज की गई है नेवी में, उसका नाम है आईएनएस निर्देशक। ठीक है। हाँ, सो दिस इज अ सेकंड शिप ऑफ सर्वे वेसल। ये बेसिकली लड़ाई वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ सर्वेलियंस करती हैं इर्द गिर्द हमारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। Acha, so I guess that's all for today. And for the next session, we are going to meet on the upcoming Tuesday, where we are going to discuss what all happened on Friday, Saturday, Sunday, and Monday. So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off.